गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राकेश सर आप लोगों के सामने द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना से, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, कंप्यूटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चंस। अभी का जो दौर है एग्जामिनेशंस का, उसमें चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, टेक्निकल एग्ज़ाम लिखो अथवा नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम लिखो, सभी में कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लाया गया है। अभी जस्ट फिलहाल कुछ ही दिनों में पहले सिविल कोड बिहार का वैकेंसी आया, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस को सिलेक्टेड कर दिया गया कि पूछेगा ही पूछेगा, वो आपसे सिलेबस में डाल रखा है ना। इसके अलावा आप चाहे अभी यूपीपीसीएल का देख लो, यूपीपीसीएल की भी वैकेंसी आई, उत्तर प्रदेश की पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें भी 20 क्वेश्चंस आपसे पूछना है उसको। इसके अलावा आप इधर चले आइए, ट्रिपल सी का आप कोई भी एग्जाम लिखो, उसमें 50 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर की जो भी है, कंप्यूटर जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण विषय अब बन चुका है। तो इसके लिए 1000 क्वेश्चंस मैं लाया हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चंस ही एग्जामिनेशन में आजकल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं क्वेश्चंस है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करे। आप जानते हैं कि मेमोरी इकाई में है ना, बिट होते हैं, बाइट होते हैं, किलो बाइट होते हैं, मेगा बाइट होते हैं, मेगा से बड़ा टेरा होता है, फिर गीगा होता है ना। इस तरह से मेमोरी की कई बाइट, मतलब ये है पूरा उसी को मिलान करना है। अब जैसे 4 बिट कह रहा है, तो 4 बिट का मतलब क्या हुआ, सपोज एग्जांपल के रूप में 1 0 1 1 ऐसा कुछ ले लिए, तो ये 1 बिट हुआ, ये दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट, ये 4 बिट। इस 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। जैसे ये 4 बिट है, तो इस 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 1 निब्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 निब्बल, ठीक है। तो 4 बिट के समूह को 1 निब्बल, तो 8 बिट के समूह को क्या कहेंगे, 8 बिट के समूह को कहेंगे 1 बाइट। 8 बिट के समूह को क्या कह देंगे, 1 बाइट कह देंगे। समझ में आ रहा है। तो 4 बिट का मतलब 1 निब्बल, ये आपको याद रखना होगा कि 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। इससे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि तब 1 बाइट में कितना निब्बल, तो आप कहोगे 2 निब्बल। अगर 2 निब्बल, 1 बाइट में 2 निब्बल होते हैं, ठीक है, 1 बाइट में 2 निब्बल होते हैं, तो 1 निब्बल बराबर हाफ बाइट। 1 निब्बल बराबर कितना, 1/2 बाइट। और ये 1/2 बाइट जो है, ये 1/2 बाइट जो है, ये क्वेश्चंस अभी जस्ट एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया 1 निब्बल, 4 बिट बराबर। अब अगला है 1024 किलो बाइट। देखिए एक चीज और कंसेप्ट यहां है कि अगर के बी लिखा रहेगा तो इसका सेंस हुआ किलो बाइट, ठीक है, किलो बाइट। लेकिन अगर के बी रहेगा, स्मॉल बी रहा, तब इसका सेंस हुआ किलो बिट। तो अगर छोटी बी है तो बिट, बड़ी बी है तो बाइट। यहां पर बड़ा बी है ना, 1024 किलो बाइट। तो 1024 किलो बाइट का मतलब क्या हो गया कि 1 मेगाबाइट, क्योंकि किलो है और किलो में बाइट लगा हुआ है, इसलिए यह हो जाता है 1 मेगाबाइट के बराबर। तो 1024 किलो बाइट बराबर कितना मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। ठीक उसी प्रकार से 1024 टेराबाइट है। अब देखिए टेराबाइट में 1024 कह रखा है, इसका मतलब कि 1024 टेराबाइट बराबर हो जाता है 1 पेटाबाइट। और अभी तो आपको बतलाए ही 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो देखिए इसका तो और भी सीरीज है। सीरीज क्या है, जैसे सबसे छोटा पूछता है तो आप जानते हो कि क्या होता है, किलो बाइट। सबसे छोटा पूछेगा मेमोरी में तो किलो बाइट, किलो बाइट से ठीक बड़ा मेगा बाइट, किलो बाइट से ठीक बड़ा मेगा बाइट, मेगा बाइट से ठीक बड़ा गीगा बाइट, गीगा बाइट से ठीक बड़ा टेरा बाइट, टेरा बाइट से ठीक बड़ा पेटा बाइट, पेटा बाइट से ठीक बड़ा हेक्सा बाइट, हेक्सा बाइट से ठीक बड़ा जट्टा बाइट। इस तरह से पूरा का पूरा मेमोरी का एक सीरीज है ना। तो सबसे छोटा मेमोरी में पूछे जाएंगे, तो अगर ऑप्शन में किलो बाइट रहेगा तो किलो बाइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 का 3, 1 का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4 और डी का 2, डी का 2। तो आंसर हो गया, यहां आंसर हो गया ए। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया ए। तो फर्स्ट का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बुलियन बीजगणित में 1 + 1 होल बार, दिस इज बार है ना, इसको बार बोलते हैं, इनटू 0 + 0 होल बार इज इक्वल टू हाउ मच। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, उस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। अगर ए बार हो तो ए बार या ए डबल बार, अगर डबल बार हो गया तो ए डबल बार बराबर ए हो जाता है, मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी क्या हुआ कि वो 2 बार जो है पलट गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, इफ ए बराबर, अगर ए बराबर 0 हो, यदि ए बराबर 0 हो तो ए बार बराबर क्या? तो ए बार मतलब 0 का बार आपसे जानना चाह रहा है, तो 0 का उल्टा क्या? लो का उल्टा क्या है? हाई। यानी 0 का बार इक्वल टू 1, 0 बार मतलब 1, तो 0 बार है अर्थात 1 हो गया। ठीक इसी का उल्टा, अगर इफ ए बराबर 1 हो, ए बराबर 1, अगर ए बराबर 1 होता है तो यानी ए बार तब क्या हो जाएगा? तब ए बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 का बार। 1 मतलब हाई, हाई का बार मतलब 0, यानी 1 बार यानी 0। तो ये हो गया ए बार मतलब 1, यहां ए बार मतलब 0। तो यह निर्भर करता है कि आपका वैल्यू हाई है अथवा लो है। अगर हाई है तो लो हो जाएगा, अगर लो है तो हाई हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला सवाल, इस सवाल को देखते हैं। कहता है 1 + 1, तो बुलियन अलजेब्रा में कभी भी 1 + 1 2 नहीं होता है, ये तो आप जानते हो। 1 + 1 मतलब हाई और हाई वोल्टेज मिलेगा तो हाई ही मिलेगा, इसका मतलब हुआ 1 + 1 = 1। तो यानी यहां हो गया 1 बार डॉट 0 0, लो ही रहेगा, 0 + 0 0, 0 का बार। अभी आपको बताया 1 का बार 0, 0 का बार 1, तो 0 × 1 बराबर 0। आंसर हो गया ए। कितना सिंपल है ना? बस सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर देना, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वैल्यू विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निब्बल्स में, निब्बल्स अभी बताया आपको, निब्बल्स का मतलब 4 बिट। निब्बल्स का मतलब यही समझना है 4 बिट, बाइट का मतलब 8 बिट। बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखना है आपको। अब यहां पर सवाल है कि निब्बल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम, ये बाइनरी का अनुक्रम दे रखा है, लगातार इस तरह के नंबर्स आपको दे रखे हैं, का आकार कितना है? इस बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना साइज है? निब्बल्स में पूछ रहा है साइज। आप जानते हो कि एक निब्बल्स बराबर 4 बिट होता है, तो यहां कितने बिट हैं ये आपको गिनना होगा। तो यहां देखो गिनते हैं, इधर से 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, तो ये हो गए 4 बिट। तो ये 4 बिट बराबर एक निब्बल। फिर यहां देखो 1 2 3 4, फिर एक अगला दूसरा ये निब्बल हो गया। फिर देखो यहां 1 2 3 4, फिर एक यहां अलग निब्बल आया। फिर यहां देखो 1 2 3 4, फिर एक अलग आया। मतलब ये वैल्यू एक निब्बल, ये वाला दूसरा निब्बल, ये तीसरा निब्बल और ये चौथा निब्बल। कितने निब्बल हुए? 4 निब्बल हुए। पूछेगा बिट कितना हुआ? तो एक निब्बल में 4 बिट। यहां एक निब्बल में अगर 4 बिट होता है तो 4 निब्बल में कितना बिट? 4 × 4 बराबर 16 बिट। लेकिन आपसे बीट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, याद रखना है। क्वेश्चन में निब्बल्स पूछ रहा है, तो निब्बल्स तो 4 ही होंगे। अगर बीट पूछता तब 16 होता, है ना? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने निब्बल्स होंगे? तो निब्बल्स 4 होंगे। बीट कितने होंगे? 4 चौक 16 होंगे। तो क्या आंसर होगा? 4 की 16 4 होगा, क्योंकि निब्बल्स पूछ रहा है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है बाइनरी बिट स्ट्रिंग, ये है बिट स्ट्रिंग। बिट
ये पूरा का पूरा बिट का एक श्रृंखला है, इसी को बिट स्ट्रिंग बोलते हैं। बिट स्ट्रिंग का हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या है, हेक्साडेसिमल में इसका मान क्या है। आपको एक बिट स्ट्रिंग दे रखा है, उसको कहता है कि आप इसको हेक्साडेसिमल में बनाइए। मतलब कि ये सवाल है आपको कि बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में बताना है कि क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए आपको पहले तो यह जानना होगा कि बाइनरी सारे नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कैसे रूपांतरित करते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर 0 है, डेसिमल नंबर में 0 है, तो 0 को 4 बिट के श्रृंखला में ऐसे सजाए, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में यह हमारा 0 को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये बाइनरी हो गए, यह हेक्साडेसिमल हो गया। अगला 1 अगर लिखना है तो 1 को हम ऐसे लिख दिए। अगर 2 लिखना है तो 2 को 0 0 1 0, 3 लिखना हो तो 0 0 1 1, 4 लिखना हो तो 0 1 0 0, 5 लिखना हो 0 1 0 1, 6 लिखना हो 0 1 1 0, 7 लिखना हो 0 1 1 1, 8 लिखना हो 1 0 0 0, 9 लिखना हो 1 0 0 1। ये 0 to 9 लिख दिए। अगर अब हमको 10 लिखना है, क्या लिखना है, 10। देखिए 10 का मतलब होता है ए का मतलब ही होता है 10। 10 का मतलब 8 प्लस 2, इसलिए लिखते हैं 1 0 1 0। क्यों, क्योंकि 1 0 यहां पर ये जो हम लिख पा रहे हैं इतना फास्ट, इसके पीछे क्या है, एक कोड है। उस कोड का नाम आप जानते हो क्या है, 8421। देखो दिखाते हैं 8421 से कैसे हम लिख दिए एकदम आसान तरीके से। 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो जैसे 0 है तो ऑल 0, 1 है तो 1 वाले में 1 हाई कर दिए, 2 था तो 2 में 2 को हाई कर दिए, 3 था तो 2 और 1 दोनों को हाई हाई कर दिए तो हो गया 3, 4 था तो 4 को हाई कर दिए तो 4 हाई हो गया, 5 में 4 और 1 दोनों को हाई कर दिए, 4 को भी और 1 को भी हाई कर दिए, 6, 4 और 2 दोनों को हाई किए तो 6 हो गया, 7 में तीनों को 4 2 और 1 तो टोटल 7 हो गया। इस प्रकार से टोटल हम लिख लिए। अब 10 लिखना है तो देखो 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 हो गया हमारा। यानी क्या, 8 और 2 10 होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको बी लिखना हो, अगर मुझे बी लिखना हो, देखो बी, अगर हमको बी लिखना हो, ए के बाद बी होता है, बी का मतलब 11, 11 लिखने के लिए 8 4 12 1 13, 1 1 0 1। क्या समझ में आया। फिर उसी तरह से ए बी के बाद सी आता है, सी का मतलब 12, 12 का मतलब 8 4 0 0, यानी 1 1 0 0। डी, डी का मतलब 13, 13 का मतलब 1 1 0 1। ई, ई का मतलब 14, 14 यानी 1 1 1 0। और लास्ट होता है 15, हेक्साडेसिमल का लास्ट नंबर है 15, 15 का मतलब 1 1 1 1। ये हमारा पूरा का पूरा हेक्साडेसिमल ये सीरीज लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन सेकंड में ऐसे देखते के साथ बन जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी क्रियाकलाप करेंगे वो राइट है ना, हमारा ये राइट है, राइट से लेफ्ट, हमेशा इधर से इधर करेंगे। अब जोड़ा लगाना है, चूंकि हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल का मतलब 16 होता है, 16 का मतलब 2 पे पावर 4, इसलिए 4 4 का जोड़ा लेते हैं। किसका, कितना का जोड़ा लेंगे, 4 4 का जोड़ा लेंगे। तो 4 का जोड़ा लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 का जोड़ा, फिर 1 2 3 4, फिर 4 का जोड़ा, 1 2 3 4, फिर से 4 का जोड़ा, 1 2 3 4, 4 का जोड़ा। अब जो है 2 ही बचे हैं तो 2 अपने मन से 0 0 डाल देंगे तो हो गया 4। अब इसको पढ़ना है, ये वाला कौन कितना नंबर है, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, यानी 4 और 1 5, ये हो गया 5। ये कितना है 1 1 1, ये सबसे मैक्सिमम नंबर होता है 1 1 1, 4 बार 1, इसका मतलब f हो गया। अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या हो, 0 1 0, यानी 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये 2 हो गया। इसकी बात करते हैं 1 2 4 8, यानी 8 प्लस 2 10, 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और यहां पर है
कितना 1 2 यानी 3 है। देखो तो 382F5 रिजल्ट क्या आ गया 382F5 आंसर हो गया ना सी। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को 0 to F के नंबर्स को किस प्रकार से बाइनरी में लिखा करते हैं। अगर आपको ये आ गया तो ये सब सवाल यूं चुटकी में आप बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर क्या हो गया सी। देखो अभी जस्ट बताएं उसी तरह का ये सवाल है, कहता है कि निम्न माप को स्मृति मतलब मेमोरी की उच्चतर इकाइयों में व्यवस्थित करें। उच्चतर का मतलब सबसे पहले आपको छोटा लिखना होगा, छोटा से फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा लिखना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? गीगाबाइट। आपको तो ऐसे मैंने सिखाया कि सबसे छोटा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा हेक्साबाइट, हेक्साबाइट से बड़ा जेट्टाबाइट। यही बताया हूं ना। अब यहां पर अब जब आपको ये पता हो तो ये सब क्वेश्चंस में कुछ है जान, आराम से निकाल लोगे खटाखट। लेकिन एक चीज और अगर सीखना हो तो आप यह कह सकते हो कि 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट और 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 हेक्साबाइट और 1024 हेक्साबाइट बराबर होता है 1 जेट्टाबाइट। यह भी एक सीरीज है, यह भी मालूम होना चाहिए आपको। अब तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है इसमें कि सबसे छोटा पूछ रहा है, तो इसमें सबसे छोटा गीगाबाइट, तो गीगाबाइट हो गया। गीगाबाइट से बड़ा इसमें कौन है? गीगाबाइट से बड़ा आपका पेटाबाइट, टेराबाइट। गीगाबाइट से बड़ा किलोबाइट, गीगाबाइट है, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा हेक्साबाइट और हेक्साबाइट से बड़ा जेट्टाबाइट। यानी गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट और जेट्टाबाइट। अब मिलान कर लीजिए। गीगाबाइट सी है, सी मतलब टेराबाइट, बी मतलब पेटाबाइट, फिर ई हेक्साबाइट और लास्ट है डी जेट्टाबाइट। आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक? कहीं कोई तकलीफ नहीं? क्लियर ऑल? चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है स्कैनिंग की वह तकनीक। स्कैनिंग, जैसे ही स्कैनिंग वर्ड आया तो आपको यह समझना है स्कैनिंग में होता क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी हार्ड कॉपी को, किसी भी कागज को, किसी भी फोटोग्राफ्स को आप स्कैनर में जब डालते हैं तो वो स्कैन करके वह एक सॉफ्ट कॉपी बनाता है और सॉफ्ट कॉपी किसको देता है? सीपीयू को भेजता है, प्रोसेसर को भेजता है, वहां प्रोसेस होता है और फिर प्रोसेस हो करके आप उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप अपने डेस्कटॉप पर देख पा सकते हो। यही होता है ना। तो यही से सवाल है, क्वेश्चंस पूछता है कि स्कैनिंग की वह तकनीक, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है ना। तो वह कौन पहचानती है? स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड मुद्रित पाठ्य को पहचानती है। तो आप जब एग्जाम लिखते हो एएमआर शीट पे, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, तो वहां पर क्या करते हो? आप गोला को ऐसे ऐसे रंगते हो, तो उसको कौन पहचानता है? वो स्कैनर जो है स्कैनिंग करता है और फिर आपका रिजल्ट बतलाया जाता है। तो इसलिए ओएमआर शीट में आप देखते हैं कि जो भी हाथ से लिखा पाठ्य या प्रिंटेड मुद्रित पाठ्य है उसको क्या करता है? उसको स्कैन कर लिया जाता है आसानी से, है ना। तो MICR, अच्छा MICR पहला है तो आपको इसका मतलब भी जानने मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप देखो इसका यूज कहां होता है? आप बैंक के चेक देखते हो ना, जो चेक का नंबर होता है, चेक का नंबर आप देखोगे कि डबल इन्वर्टेड कोमा में इस तरह से 5 1
2 0, इस तरह से 6 डिजिट बने होंगे। कितने? 6, यहाँ 4 ही लिखा हूं मैं ऐसा, लेकिन 6 बना होता है ना। तो चलो लिख दिए हम 4, पूरा का पूरा 6 डिजिट लिख दिए। तो ये जो है चेक नंबर है। तो ये जो है मैग्नेटिक, इसमें जो मैग्नेट लगा होता है वहां पर इसमें स्मृति सारी रहती है, जिससे कि इसको रीड करके या पता कर लिया जाता है ये चेक का वैल्यूएशन क्या है टोटल, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ना MICR के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो MICR क्या हो गया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर हो गया, जो कि बैंकों में चेक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर में हम लोग है ना इस चीज का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर में ही हम हाथ से लिखे पाठ या प्रिंटेड या मुद्रित पाठ को क्या करते हैं? हम लोग OMR सीट पे यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? OMR सीट हो जाएगा। अगर OCR की बात करते हैं, OCR की बात करते हैं तो OCR क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। OCR मतलब ऑप्टिकल, यह जो है प्रकाश की रे के थ्रू है ना चीजों को क्या करता है? बीम से, लाइट रे, लेजर रेट से बीम से उसको पढ़ पाता है। OCR का यहां पर यह फंक्शन है। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर में आप देखते होंगे कि इस तरह से मोटी पतली जो लाइनें होती है, ये लाइन रहती है और इस लाइन को क्या करते हैं वो लोग? बार कोड रीडर के थ्रू उसको पढ़ लिया करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को, किसको? एनालॉग इंफॉर्मेशन को है ना डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। एनालॉग को किस में परिवर्तित करता है? डिजिटल में। एनालॉग कहते किसको है? कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या हुआ? जैसे इस तरह के सिग्नल को हम लोग एनालॉग कहते हैं। यह जो सिग्नल हुआ, यह सिग्नल कंटिन्यूअस हुआ, मतलब यह एनालॉग इंफॉर्मेशन हो गया। एनालॉग, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, लगातार हुआ, है ना। और फिर अगर डिस्क्रीट की बात करते हैं तो वह डिजिटल होता है। डिस्क्रीट का मतलब कि यहां पर इस तरह से ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया, है ना। तो डिस्क्रीट सिग्नल में इस तरह से यह डिस्क्रीट इसको कहलाता है। यह तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है ना। तो एनालॉग को किसमें कन्वर्ट किया? डिजिटल में। किसमें? DIGITAL, डिजिटल, है ना। एनालॉग को किसमें यूज कर लिया? ये डिजिटल में। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? तो उसके लिए हम लोग डिजिटाइजर क्या प्रयोग करते हैं? डिजिटाइजर का यूज किया जाता है। डिजिटाइजर का काम ही है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेना। और इसी से ठीक रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि एनालॉग से डिजिटल और अगेन डिजिटल से एनालॉग कौन बनाता है? तो मॉडेम बनाता है। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, MODEM, मॉडेम। तो यहां पर मॉडेम, MODEM, मॉडेम। तो मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन भी हुआ, DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन भी हुआ। तो मॉड्यूलेटर में, इस मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर में एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होता है, जबकि डीमॉड्यूलेटर में डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है। इसलिए मॉडेम को हम लोग इनपुट एंड आउटपुट बोथ श्रेणी में रखा गया है। इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइसेस। मॉडेम क्या है? इनपुट जैसा भी बिहेव करता है और आउटपुट जैसा भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। अब इसका मतलब यह अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एनालॉग सूचना को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है तो यह कौन सा, यह स्टेटमेंट के हिसाब से तो डिजिटाइजर इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डिजिटाइजर। एक है प्लॉटर। आप प्लॉटर समझते हैं? प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर में क्या होता है? जैसे आप कोचिंग क्लासेस के जो बड़े बड़े बैनर देखते हैं, कोई भी ऐड जो आप देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ऐड, तो वो फ्लैक्स पे निकाला जाता है। तो फ्लैक्स के लिए क्या करते हैं? मशीन होती है, वो मशीन का ही दूसरा नाम यहाँ प्लॉटर रखा गया है, जिसको ग्राफिक्स प्लॉटर नाम दिया गया। तो ग्राफिक्स प्लॉटर पे बड़े बड़े स्तर पे क्या निकाले जाते हैं? पेजेस निकाले जाते हैं, बैनर जिसको बोलते हैं फ्लेक्स।
तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब क्या हुआ, ये जो है हमारा माइक्रोफोन का ही काम कर रहा है। ये माइक्रोफोन का मतलब जो ध्वनि है, ये ध्वनि क्या हुआ, मतलब साउंड एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो माइक्रोफोन एक हमारा क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। ग्राफिक प्लॉटर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर है। तो यहां डिजिटाइजर की बात कह रहा है, तो डिजिटाइजर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है डंब टर्मिनल, क्या कह रहा है, डंब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या कहता है, डंब टर्मिनल में मॉनिटर और होते हैं। तो देखो डंब टर्मिनल पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। सबसे पहले यह जानिए कि डंब टर्मिनल्स के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। डंब टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, ठीक है ना। और यह जो है डंब टर्मिनल मॉनिटर और किसको जोड़ते हैं, कीबोर्ड को, है ना। डंब टर्मिनल मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। यहां तक क्लियर है। और इसका प्रयोग रिमोट सर्वर में किया जाता है। इसका प्रयोग रिमोट सर्वर, तो डंब टर्मिनल का प्रयोग भी पूछ लेता कभी कभी कि डंब टर्मिनल का प्रयोग कहां किया जाता है, तो रिमोट सर्वर में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में भी किया जाता है। कहां, मिनी कंप्यूटर। डंब टर्मिनल का प्रयोग मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम में भी किया जाता है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और आजकल जो हम लोग प्रयोग करते हुआ माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका प्रयोग रिमोट सर्वर में, मिनी कंप्यूटर में और मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। तो डंब टर्मिनल में मॉनिटर और कौन होते हैं, कीबोर्ड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मेरा नाम राकेश है, RAKESH, राकेश। अब कर्सर यहां पे है, ऐसे ब्लिंक कर रहा है कर्सर इस तरह से, अब ब्लिंक कर रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि कैरेक्टर को अगर डिलीट करना है बाईं ओर से, तो हम बाईं ओर में कौन सा यूज करेंगे, याद रखिए बैक स्पेस या डिलीट, यही दो से हम लोग डिलीट करते हैं। या तो बैक स्पेस आंसर होगा या डिलीट होगा। तो अब आपको याद रखना होगा कि जब बाईं की बात कहेगा तब हो जाएगा बैक स्पेस, और दाईं का बात करेगा तो हो जाएगा डिलीट। तो बाईं कैसे डिलीट होता है, तो देखो इधर से इधर का मतलब अगर हम बैक स्पेस डाल दिए, पहले एच मिटेगा। कौन मिटेगा, पहले एच मिटेगा, ठीक है। तो ये एच मिट गया, फिर एक बार और डाले, एस मिट गया, फिर डाले, ई मिट गया। इस तरह से क्या करते, बैक स्पेस डालते जाते हैं, अगला जो है लेटर मिटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सी कर्सर की बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है ना। अभी आप क्या थे, कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। इसके पहले कहता है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस का। और फिर इसी क्वेश्चन को यहां है, कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। अगर बाईं ओर कह रहा है, अगर बाईं के जगह यहां दाईं होता तब क्या डिलीट करते, तब डिलीट ऑप्शन होता। लेकिन बाईं है तो बाईं में क्या हो जाएगा, बाईं में बैक स्पेस ही यूज होगा और दाईं में डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब तो मैं आपको एक बार एक इंफॉर्मेशन लास्ट ये दे देना चाहता हूं कि ये जो बैचेज है मेरा, ये बैचेज कंप्यूटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, इसमें 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा गया है। इसमें जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही सवाल आज के एग्जामिनेशंस में पूछा जा रहा है, तो ऐसे सवाल को 1000 क्वेश्चंस 2 से 3 बजे पर डे लाइव होते हैं हम
ठीक है, 2 से 3 बजे समय होता है, और इस 1000 क्वेश्चंस का मात्र 99 रुपीस, 99 रुपीस में 2 से 3 बजे पर डे 1 घंटा 20 क्वेश्चंस पर डे इसका डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कराया जाएगा डिस्कशन। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपका ये बैच जो है लॉन्च हो रहा है। आपको 3 नवंबर से मैं फिर से 2 से 3 में आपको आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच ये डिस्कशन होंगे 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।